जो क्रूक्स ने आके अटैक किया था ट्रम्प को बटलर पार्क से, वो डिस्टेंस जो होगा क्रूक से घर से बटलर पार्क का लगभग 95 किलोमीटर जो थे बेथल पार्क से बटलर, वो डिस्टेंस 9 to 100 किलोमीटर होगा शायद। तो इतना दूर आके वो बंदा अटैक किया है। ट्रम्प रैली कर रहे थे, वो पेंसिल्वेनिया, वो यूएसए का स्टेट है। ट्रम्प की जो अटैक हुआ था उनके कान के साइड में गोली लगा था जाके। इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका वो 10th बार होगा ऐसे कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं। उनके ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बाद ट्रम्प का जो जोश है, जोशीलापन है, वो खोया नहीं। एक लीडर की तरह वो बोल रहे थे फाइट बैक फाइट बैक। जोश था, इंस्पिरेशन था एंड डेयर डेविल स्टाइल। Take a look at what happened. जब ट्रम्प को अटैक हुआ था उसके पहले जो पब्लिक गैदरिंग वहाँ पे थे वो सब नोटिस कर देते कि कोई बंदा ऊपर चढ़ के वो गन पकड़ के वो कुछ हमला करने वाला है। तो पब्लिक ने नोटिफाई किया था ऑफिसर को कि कोई बंदा ऐसे है कि रूफ के ऊपर है। बाद उस टाइम पे वो अचानक अटैक किया। He's laying down. See him? Yeah, he's laying down. Instead, I'm here with you fighting cartel to get us sentenced. What's happening? Yeah, look. There he is. Because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. Criminals. We have criminals. He's We on have the roof. He's drug right. dealers. We have people that Right should here, not be here. right on the roof. It's much tougher. And you know, that's a little bit... He's going down! Stay under here. He's on top of the roof. Don't go over there. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot. इन दिस अटैक और एक ऑफिसर ने फॉर्मर फायर चीफ ऑफिसर कोरे कंपरेटर वाज अ वेरी शॉकिंग मोमेंट फॉर हिज फैमिली एंड हिज फ्रेंड्स बिकॉज कि जो कुरी का जो थे फ्रेंड सर्कल वो नाइबर थे कहते कि वो कुरी मैन ऑफ कन्विक्शन थे, क्योंकि वो पूरा फुल डेडिकेटेड थे उनके फैमिली के लिए। उनका दोस्त और फैमिली थे, डॉटर एंड वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गए थे। तो उस टाइम पे जो गोली आया था उनका पीछे जब ट्रम्प को अटैक हुआ था उसके बाद उनका पार्टी का क्या राय था। उनका जो पार्टी का जो व्यू था वो फर्स्ट व्यू था कि ट्रम्प जब अटैक हुआ था ट्रम्प खुद ही बोल रहे थे कि हम रेडी टू फाइट आफ्टर बीइंग अटैक्टेड, कि उनको जो सपोर्टर थे उनको इंस्पिरेशन देने के लिए वो बोल रहे थे कि रेडी टू फाइट एज ए लीडर ही हैव शोन दैट मच चांस। उनका जो था डेयर डेविल थे, मतलब कि दुसाहसिक थे। और उनका बात जब सुनेंगे आप तो उनका बात भी ऐसे था, वो डेयर डेविल स्टाइल के बोल रहे कि रेडी टू फाइट टू हिज सपोर्टर।
टॉप रिपब्लिकन पार्टी का, तो बोल रहे उनका सपोर्टर को कि शांति रखो। और थर्ड जो था प्रेसिडेंट, उनका रैली में जिस रैली किया है, सब रैली में बिडेन को जो पुलिस था, बिडेन का जो पुलिस था, उनको वो अटैक कर रहे थे कि बिडेन का पुलिस अच्छा नहीं है। तो इस बार जब उनके ऊपर से अटैक हुआ है, उसके बाद वो बोल रहे कि नेशनल यूनिटी, कॉल फॉर नेशनल यूनिटी। इस बार वो बिडेन को पुलिस को लेकर वो अटैक नहीं कर रहे, तो उनका वो जो व्यू था सब रैली में वो चेंज हो गया। क्रूक्स ग्रेजुएटेड हुए थे बेथल प्राग से इन 2022। जो सीनियर थे क्रूक का, जो वो बोल रहे थे कि क्रूक्स को आर्ड मिले थे मैथ और साइंस में, तो उनका भी पढ़ाई में थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा था। और उनका जो क्लासमेट थे हाई स्कूल का, जॉनसन कोहलर, और उनका क्लास में पढ़ाई नहीं किया लेकिन उनका क्लासमेट थे। वो बोल रहे थे कि क्रूक सब फ्रेंड है, दोस्त है। वो बोल रहे थे कि क्रूक ऑलवेज वो अकेला बैठे, वो सैट एलोन एट लंच टाइम। इवन वो जो क्लॉथ जो कपड़ा पहन के आ रहा था, वो सब मॉकिंग कर रहे थे, जोक कर रहे थे उनके कपड़ा को लेकर के। और क्योंकि उनका जो जिस टाइप का वो कपड़ा पहन के आ रहा था, वो एक हंटिंग का आउटफिट था, कॉलर सेट। इवन ही वाज बुलिड इन क्लास, मतलब कि उनको भयभीत कराया गया था उनको क्लासमेट में। कोई ऊपर का सीनियर लड़का होगा, वो इसलिए वो क्लासमेट का उनका व्यू है कि क्रूक ऐसे थे। He was quiet, but like he was just bullied. Like he was bullied so much, so much. Saying jeans, he'd wear hunting outfits sometimes. He would always wear a mask, even after COVID. He wore a mask. What kind of mask? Like a COVID mask. Like even Like after medical, COVID was over. Jeans, he'd wear hunting outfits sometimes. पार्टी से और आज रजिस्टर्ड डेमोक्रेटिक पार्टी वो बिलोंग करते थे। तो वो भी क्रूक भी दिए थे, कुछ डोनेशन किए थे। इवन क्रूक एज ए मेंबर थे लोकल शूटिंग क्लब में, जो थे स्पोर्ट्समैन्स क्लब। वो जो सब बंदे को शूटिंग के बारे में सिखाते, वहाँ पे भी वो काम कर रहे थे। वो इवन भी डाइटरी एज ए डाइटरी एड हिसाब से भी वो काम किए थे एट ए नर्सिंग होम। जो गन की यूज किया था वो वेरी डेंजरस गन थे, वो अमेरिकन हिस्ट्री में वो AR-15 गन। जो थॉमस क्रूक है जो अटैक करें, वो क्यों अटैक किए थे और ट्रम्प के ऊपर, वो क्लूलेस है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे कि क्यों अटैक किए थे। उनका मानना है कि वो एक्टेड एलन एज ए लोन ऑफ। तो इन्वेस्टिगेटर हैव नो थ्रेटनिंग कमेंट्स ऑन एनी सोशल मीडिया अकाउंट और एनी आइडियोलॉजिकल पोजिशन ही हैव ड्रॉन फ्रॉम एनी ग्रुप्स। इन्वेस्टिगेशन होगा पूरी तरह से, एक्चुअल पता चलेगा कि वो एक्चुअली अकेला बंदा और ना और कोई थे ग्रुप शामिल थे, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल वो सारी सर्कमस्टेंस को लेकर वो बोल रहे कि अटैक हुआ है वो केवल मैथ्यू से किया है। वो जो कार भी यूज़ किया था मैथ्यू ने, क्रूक्स ने, वो बॉम्ब मेकिंग मटेरियल उस कार में ही था। और जो भी वो रैली तक लाया था वो कार को, मतलब कि वो बड़ा वाला धमाका करने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो वो डायरेक्ट शायद गन में अटैक किया था। तो इवन क्रूक जब रैली था 1 घंटे पहले, वो ड्रोन आसमान में और ड्रोन घुमा के वो फोटो खींचे थे सब लेते, वो कैसे हो पाया? तो टोटली आई थिंक इट इज़ लॉसेस ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम ABI साइड। टोटल इट इज़ शॉकिंग। इन अमेरिका में ऐसे हो सकता है, कभी हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि अमेरिका में जो कुछ होता है पूरा प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट होता है, तो ऐसे पूरा टोटल लाभ से वेरी शॉकिंग। इवन क्रूक ने 6 days बिफोर द इंसिडेंट हैपन वो भी फोटो खींच के लिया था।
तो साइड बटलर पार्क को भी वो ड्रोन में खींचा था, फोटो लिया था, सारी वो पूरा डिटेल प्लानिंग भी किया। तो ऑफिसर को कैसे पता नहीं चला वो तो ऑफिसर ही बोलेंगे, लेकिन आई थिंक इट वाज वेरी शॉकिंग, इवन वेरी डेंजरस सिक्योरिटी लैप्सेस फॉर एनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। जब अटैक हुआ था उसके बाद सिक्योरिटी जब एबीआई में थे उनके ऊपर से सिक्योरिटी जो लैप्सेस हुआ था ज़्यादा शॉकिंग था, इसलिए उनके ऊपर से स्क्रूटिनी तो होने वाला है। सिक्योरिटी सर्विस के तरफ से वो क्लैरिफाई किया गया है कि अभी देयर इज नो प्लान ऑफ चेंजिंग सिक्योरिटी टू रिपब्लिक। जो कैंडिडेट है रिपब्लिकन का ट्रम्प का, सिक्योरिटी सिनारियो जो सिक्योरिटी अभी फिलहाल चेंज होने वाला नहीं है, मतलब कि जितना सिक्योरिटी वो दे रहे हैं नहीं देंगे और ज़्यादा नहीं देंगे। इसलिए एबीआई तरफ से क्लैरिफाई आया कि अभी फिलहाल जो जितना सिक्योरिटी है वो इतना प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है तो सडन चेंज नहीं होता। हमारा इंडिया पे जैसे सडन के ऊपर अटैक हो जाए तो वो ज़्यादा सिक्योरिटी दे देते हैं, लेकिन अमेरिका पे ऐसे नहीं होता, सडन कुछ नहीं होता, वो सब प्री प्लानिंग होता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए तो जितना सिक्योरिटी है उतना सिक्योरिटी मिलेगा, तो वो सब आफ्टर रिव्यू विल टेक डिसीजन फ्रॉम एबीआई साइड। It's been an 18-month process. We've worked together over that 18 months to develop इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका कितने बार शूटिंग हुआ है, जो गन शूटिंग अमेरिका की प्रेसिडेंट कैंडिडेट के ऊपर हुआ है वो कितने बार हुआ है चले जानते हैं। उनका प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन 1865 में असैसिनेटेड बाय जॉन वाइक्सबोर्ग, ही वाज ए वेल नोन एक्टर एंड जो अटैक हुआ था अब्राहम लिंकन के ऊपर, जब अटैक हुआ अब्राहम लिंकन ने एक शो देख रहे थे और अमेरिकन कजिन एट फोर्थ थिएटर इन वाशिंगटन, तो उनका निधन हुआ था उस टाइम पे। वाज वेरी शॉकिंग इवन दैट मोमेंट। विलियम मैकिनले इन 1901 में तो शूटिंग हुआ था एंड किल्ड बाय अनरेस्ट लियोन सिजलोगो इन बफालो न्यूयॉर्क स्टेट में हुआ था। देन थियोडोर रूजवेल्ट 1912 में हुआ था। लाइक ट्रम्प, Teddy Roosevelt was running for the White House as a former president. Then he was shot by Milwaukee Vice, and then Franklin D. Roosevelt in 1933. वो तो प्रेसिडेंशियल इलेक्ट हुए, उनको अटैक किया गया था मियामी फ्लोरिडा में, वहाँ पे अनहार्म से वो बच गए थे। बट शिकागो मेयर एंटन शर्मा, उनका निधन हुआ था उस अटैक में। देन जॉन एफ कैनेडी इन 1963 मोटरकेड के साथ, उनके वाइफ के साथ, जैकी के साथ और कैनेडी राइडिंग कर रहे थे। डलास टेक्सास में उनका अटैक हुआ था बाय ली हार्वी ओजवाल्ड। उसके बाद रॉबर्ट एफ कैनेडी इन 1968, वो थे एफ कैनेडी के ब्रदर, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कैंडिडेट थे, वो प्रेसिडेंट के लिए वो इलेक्शन कर रहे थे, तो उनका अटैक हुआ था। वो अटैक में ही वाज शॉट एंड किल्ड, वो मारे गए थे एट होटल एम्बेसडर होटल में इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, उनका निधन हुआ था। जो उनके ऊपर रॉबर्ट एफ कैनेडी के ऊपर जो अटैक हुआ था, and it was a huge impact on American presidential race in 1968। जो अटैक हुआ था उनके ऊपर से, वो जस्ट आफ्टर किलिंग ऑफ सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर के बाद हुआ था। जो वो दंगा उस टाइम पे तो ज्यादा थे, रेशल मूवमेंट वहाँ पे चल रहा था उस टाइम पे, जो किलिंग हुए थे मार्टिन लूथर किंग ने, उसके बाद 2 मंथ के बाद हुआ। तो इट वाज वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन हिस्ट्री, पॉलिटिकल टर्मोइल हैवी था। उसके बाद जॉर्ज वालेस 1972, ही वाज प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन थे डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से। ही वाज अटैक 4 टाइम्स एंड जब अटैक हुए थे वो पैरालाइज हुए थे, मरे नहीं थे, तो मैरीलैंड में। देन जिरलार्ड फोर्ड 1975 में 2 बार अटैक किए गए थे, लेकिन बिना अनहार्म के लिए वो बच गए थे 2 बार, तो वो लकी पर्सन थे। देन रोनाल्ड रियागन 1981, वो जब अटैक किए थे वो सीरियसली वाउंडेड हुए थे। इवेंट था हिल्टन होटल इन वाशिंगटन में। प्रेसिडेंट रियागन वाज शॉट एंड सीरियसली वाउंडेड, वो सीरियसली इंजरी हुए थे अटैक में, लेकिन मारे नहीं थे। अटैक वाज जॉन हेनकेल जूनियर अनकंडीशनल। अभी 2020 में वो जो अटैकर को बेल मिला है, अनकंडीशनल रिलीज हुआ है। देन रियागन स्पेंट ओनली 12 डेज बिना कुछ हार्म, 12 डेज के बाद वो हॉस्पिटल से आए, वो पार्टी तरफ it can be seen that he was bleeding profusely, stating that he was kicked and punched by the robbers. जो अभी इंडियन स्टूडेंट है अमेरिका में पढ़ाई कर रहे, उनके ऊपर भी ज़्यादा अभी 4-5 साल पहले तो अटैक हो रहा है, गन से वायलेंस हो रहा है इंडियन स्टूडेंट के ऊपर से। पिछले तो 2-3 महीने आप देखेंगे तो अटैक हुआ है इंडियन स्टूडेंट के ऊपर। आप अभी देख पा रहे अटैक हुआ है हैदराबाद स्टूडेंट के ऊपर है। जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे अटैक हो रहा है,
रीज़न है कि गन क्राइम्स फर्स्ट रीज़न बिकॉज इट इज़ गन इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इन इंडिया में, लेकिन अमेरिका में आप गन फ्री में रख सकते हैं, वो तो उनका प्रॉब्लम है। और सेकंड रीज़न है कि इंडियन स्टूडेंट को ऊपर अटैक जो हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है। देन आ रहा है हेड क्राइम्स जो रेशियल अमेरिका में, वो इंडियन स्टूडेंट को लेकर भी नहीं, वहाँ पे जो ब्लैक अफ्रीकन स्टूडेंट भी रहते हैं वहाँ पे सोसाइटी डिवाइडेड हो जाता है। एक वाइट वाला होता है, एक ब्लैक वाला अमेरिका, जो उनकी सोसाइटी में डिवीज़न डिकेड से है, तो इसलिए हेड क्राइम से होता है। उसके बाद जो होता है ड्रग ओवरडोज ज़्यादा भी लेते हैं अमेरिका लोग, वन ऑफ द रीज़न ऑफ बीइंग अटैक ऑन इंडियन स्टूडेंट। में जो गन रिलेटेड डेथ होता है अमेरिका में, जो डाटा है अवेलेबल है उनके हिसाब से आप देखिए, जो गन रिलेटेड डेथ होता है अमेरिका में, डेट फ्रॉम 1995 टू 2024 फिलहाल अभी तक आप देखेंगे तो नियरली 25,000 हो रहा है। मतलब कि सुसाइड होमिसाइड वो गन रिलेटेड डेथ होता है। हेड क्राइम्स और सेक्सुअल ओरिएंटेड 70% होता है। रिलीजन को लेकर 7% 3% अटैक हो रहा है वहाँ पे, बायस मोटिवेशन पे। और रेशियल एथनिसिटी 59%, जो हम बोल रहे थे रेस को लेकर, एथनिसिटी को लेकर ब्लैक वाइट जो डिवीज़न होता है अमेरिकन सोसाइटी में, वो तो ज़्यादा है। देन नेशनल ड्रग ओवरडोज डे फ्रॉम 1999 टू 2022 लगभग 1 लाख 2022 में हुआ था 1,79,041। तो शॉकिंग। तो ड्रग कंट्रोल भी होना चाहिए अमेरिका में। अमेरिका पे जो गन लॉ होता है वो वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ओवरऑल दे गन लॉ गवर्न बाय फेडरल स्टेट एंड लोकल लॉज, इनको मिलकर वो सब गन लॉ होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल एंड स्टेट एंड लोकल लॉज। अमेरिका में एक गन को लेकर जो राय वो आया है सुप्रीम कोर्ट से कि राइट टू कीप आर्म इज प्रोटेक्टेड बाय सेकेंड अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप आर्म रख सके, यानी गन रख सके, कोई प्रॉब्लम नहीं, वह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और जो फेडरल गन होता है तो लिखा हुआ है कि द राइट टू कीप एंड बियर आर्म is protected by the second amendment to the US Constitution, then Gun Control Act of 1968। तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो रूल होता है वहाँ पे लाइसेंसिंग ऑफ डीलर एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन इंडिविजुअल फॉर परचेजिंग फायर आर्म। तो वहाँ फायर आर्म्स को लेकर एट द फेडरल लेवल तो लाइसेंस डीलर को मिलता है, और रेस्ट्रिक्शन ऑन द सर्टेन इंडिविजुअल परचेजिंग सम फायर आर्म अंडर minors, those having very critical criminal case against them, तो वो लोग फेलन होता है उनको आर्म नहीं मिलेगा, और जो माइनर होता है तो उनको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जो ब्राडी हैंडगन वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट है 1993 में, वो बैकग्राउंड चेक हुआ जाता है। तो उसके बैकग्राउंड चेक में आपका जो नेशनल इंस्टेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम, तो वहाँ पे बैकग्राउंड चेक होता है अमेरिका में। तो वो जो बैकग्राउंड चेक भी वो वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो देन आता है नेशनल फायर आर्म एक्ट NFA। It is regulate the sale, ownership and transfer specific type of firearm, including machine guns and short barrel rifle and suppressor। तो कुछ ओवरऑली वो फेडरल लॉ में होता है। उसके बाद आता है स्टेट गन लॉ। तो उसका स्टेट गन लॉ जो होता है इट इज़ वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। Some states require permit to purchase a firearm, then concealed carry। concealed carry मतलब कि आप खुला से, मतलब कि ऐसे खुला से आप गन घुमा नहीं सकते, किसी को पॉइंट करके दिखा नहीं सके, वो ब्लैंक फायरिंग कर नहीं पाएंगे। वो वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो उस लॉ आज ए कंसील कैरी। देन ओपन कैरी, कुछ स्टेट है जो ओपन में आप ले सकते हैं, दिखा सकते हैं बंदूक बाहर से, किसी को भी दिखा सकते हैं, ब्लैंक फायरिंग कर सकते हैं, वो कुछ स्टेट अलाउ करते हैं। देन असल्ट वेपन बैन,
सम स्टेट बैन सम असल्ट वेपन लाइक हाई कैपेसिटी जो होता है मैगजीन शेल, तो वहाँ पे वो सम स्टेट बैन किया है। देन वोटिंग पीरियड जो स्टेट लॉ में होता है, वोटिंग पीरियड जो परचेज और डिलीवरी जो होता है वहाँ पे फायर आर्म, कुछ स्टेट लागू करता है कि वोटिंग पीरियड जब आप परचेज करना चाहते हैं, किनना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको वोटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सम स्टेट आपका बैकग्राउंड चेकअप होता है, वहाँ पे टाइम लगता है, तो इसलिए आपको वोटिंग रखते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन, सम स्टेट्स आर नॉट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। So दो स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल स्टेट्स आर कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया में जब आप हैंग करेंगे वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पे एमुनेशन परचेज करने के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। असल्ट वेपन एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट कंसील कैरी, वहाँ पे कंसील कैरी मतलब कि आप ले घुमा नहीं सकते, किसी को पॉइंट आउट कर नहीं सके और ब्लैंक फायरिंग कर नहीं सके, और आप पकड़ में रख के चलिए, लेके चलिए। लेकिन जब आप सेल्फ प्रोटेक्शन हो, आप डिफेंड कर सके। ऐसे भी और एक स्टेट है न्यूयॉर्क स्टेट में, यहाँ पे भी साफ एक्ट लागू होता है, वहाँ पे भी बैन हुआ है असल्ट राइफल को, वेपन को लेकर। तो वो स्ट्रिक्ट स्टेट होता है, और जहाँ पे परमिसिव गन कंट्रोल होता है, जहाँ भी नहीं है, वो टेक्सास में आप ओपनली हैंडगन ले सकता है, और कंसील कैरी भी करना नहीं पड़ेगा। आप खुलम खिला सकते, ब्लैंक फायरिंग कर सकते, और टेक्सास में वो अलाउ है, एरिज़ोना में भी अलाउ है, बैकग्राउंड चेकअप नहीं। देन आता है लोकल गन लॉज। वहाँ पे भी जो लोकल गन लॉज होता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है कि मस्ट भी जो गन लाते हैं, आप फायर आर्म्स लाते हैं, स्टोर केयरफुली। आप घर से जो रखते हैं, घर पे कोई छोटा बच्चा होगा, वहाँ पे पूरा उनका लोकल लॉ में होता है कि आप फार्म आर्म को पूरा सेफली आप स्टोर करके रखेंगे। देन उनका जो रेड फ्लैग लॉज होता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रेड फ्लैग लॉज, वो आजकल वो जो रेड फ्लैग लॉज होता है, आप सोचिए आपके पार्टनर एक बन से कभी कभार धमक दे रहा है कि आपको शूटिंग कर लेंगे, इस केस में आप रेड फ्लैग लॉज को यूज कर पाओगे, जो लोकल लॉ में अमेरिका में होता है। आप पिटीशन दायर करेंगे, पिटीशन में आप जब पिटीशन करेंगे कोर्ट को, और टेम्पोरली वो रिमूव करने के लिए पार्टनर से गन को वो हो जाएगा, जब भी आप रेड फ्लैग लॉ को अप्लाई करेंगे। और जो की सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लिए थे जो एक्ट को लेकर, कोलंबिया वर्सेस हेलर 2008 में लिए थे, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे कि जब आप फ्री कंट्री में रहते तो टिरानी मतलब कि हिटलर जैसे शासन हो जाते उनको रोकने के लिए पीपल को आर्म की ज़रूरत होता है। माने ट्रेडिशनली वो सेल्फ डिफेंस करने के लिए भी कभी रखते हैं। मिलिटिया ग्रुप होता है अमेरिका में, और जो स्टेट के खिलाफ चलते हैं, मतलब कि जब टिरानी नेचर का स्टेट हो जाता है, वहाँ पे मिलिटिया का मतलब कि ऑपरेट करते हैं स्टेट को। इसीलिए वो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो मिलिटिया मतलब कि एक गैंग का ग्रुप, हमारे जैसे इंडिया में जैसे नक्सल वो खिलाफ चल रहे स्टेट के विरोध में, मतलब कि हमारा नक्सल तो पूरा का विचारधारा कुछ अलग है। जब स्टेट फ्री स्टेट से हटकर टिरन जैसे हो जाए, जैसे कि हिटलर जैसे जर्मन से शासन किया था, उसको रूल को विरोध करने में मिलिटिया ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट अलाउ किए थे कि आप गन रख सके, इसलिए तो अलाउ किए थे। तो जितने सारी सुप्रीम कोर्ट रूल है आज तक जितना रूल किया है सुप्रीम कोर्ट आज तक, डिस्ट्रिक्ट वर्सेस कोलंबिया वर्सेस हेलर हो, क्या मैकडोनल्ड वर्सेस सिटी ऑफ शिकागो हो, और कैडन वर्सेस मैसाचुसेट्स हो, न्यूयॉर्क स्टेट राइफल एंड पिस्टल एसोसिएशन वर्सेस बुनी हो, सब रूल में वो सेकंड अमेंडमेंट को इम्पोर्टेंस दिया है कि अमेरिका लोगों ने गन्स रख सके। क्या नहीं चले जानते हैं।
According to Arms Act of 1959, the possession, sale and manufacture and export of firearm without a valid license is outlawed and is punishable with a fine and jail term. बिना परमिशन सेल मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट फायरम करते हैं, बिना लाइसेंस वैलिड नहीं होगा और पनिशेबल है, मतलब कि उनको जेल टर्म हो सकता है, जेल भी हो सकता है. अंडर द आर्म्स एक्ट 1959 we have two categories, prohibited boats and non prohibited boats. इन प्रोहिबिटेड बोर्ड्स में आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ फार्म आर्म्स को यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि वो स्पेशल लोग को दिया जाता है, जैसे कि ऑफिसर हो डिफेंस सेक्टर का, वो हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे कि IAS OS ऑफिसर और CJI चीफ जस्टिस हो, भी हैवी हाई ऑफिसर को वो दिया जाता है प्रोहिबिटेड वेपन को. और नॉन प्रोहिबिटेड वेपन को मिल जाता है, सिविलियन को ओनली मिलता है पिस्टल एंड रिवॉल्वर. वो फिर पूरा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि हमारा स्टेट में फ्री ऐसे आप घुमा नहीं सके, फ्री में ले नहीं सकते, आपको कंसील कैरी करना पड़ेगा, मतलब कि आप लुचा के पब्लिक प्लेस में लेंगे, किसी को दिखाना नहीं, और ब्लैंक फार्मी ओपन से कर नहीं पाओगे. यदि करोगे आपको पनिशेबल, मतलब कि आपको जेल टर्म हो सकता है, वहाँ पे लिखा गया है. पर लाइसेंस में आपको 2 फायर आर्म्स मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2 फायर आर्म्स मिलेगा लाइसेंस में. चलिए जानते हैं गन वायलेंस इतना ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू डेविड हेमनवे, वो जो प्रोफेसर हार्वर्ड के, उनका मानना है कि जो गन वायलेंस ज़्यादा होता है अमेरिकन सोसाइटी, बेसिकली ब्रॉडली 3 रीज़न होता है. गन अवेलेबिलिटी, जो फ्री में अवेलेबल होता है गन अमेरिकन सोसाइटी में. सेकंड रीज़न मेंटल हेल्थ, उसे गन ओनर का, मतलब कि आप गन रखे रहे, किसी भी तरह आप मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे, तो आप सिचुएशन में आप अटैक कर लेते हैं, वो सेकंड रीज़न है. थर्ड रीज़न रेशियल एंड सोशल टेंशन, जो अमेरिकन सोसाइटी में डिकेड से एग्जिस्टेंस कर रहे हैं. तो वो 3 ब्रॉड रीज़न टू डेविड हेमनवे.